सर अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। तो स्टार्ट करते हैं, तो एक दो मिनट जरा वेट कर लेते हैं, किसी और ने ज्वाइन करना है तो कर लें। राइट सर, राइट सर। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी जी जी। कि ये लेक्चर के बाद अगर थोड़ा असाइनमेंट 3 जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लें, तो वो थोड़ा रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ, ये मैं एक्चुअली पीछे से शुरू कर रहा हूँ थोड़ा सा ना, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया है, ताकि असाइनमेंट 3 से ही हम डिस्कशन शुरू कर लें। अच्छा जी, आपकी असाइनमेंट के शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है आपकी असाइनमेंट जो अभी आपको मिली है उसमें 4 सवाल है ना, असाइनमेंट नंबर 3 में। तो उनमें से 2 सवाल तो आपके मिड टर्म के क्वेश्चन में थे, और आपने अपनी अपने ही रिसर्च टॉपिक के हिसाब से उसका जवाब दिया हुआ, यानी इन दोनों सवालों का आपने अपने मिड टर्म में जवाब दिया था। पहला लिखा हुआ है कि लिस्ट वेरिएबल्स इन योर रिसर्च। आपकी रिसर्च में कौन कौन से वेरिएबल हैं? 1 2 3 4। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से किसी की रिसर्च है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस लेवल्स जो है वो बढ़ते हैं अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सीनियर मैनेजर्स की ठीक ना हो। तो आपके वेरिएबल हो गया कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सीनियर मैनेजर्स और स्ट्रेस लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज। फिर डिफाइन विच वन आर डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों ने बताया कि इनमें से स्किल और स्ट्रेस लेवल्स है एम्प्लॉइज के, और इंडिपेंडेंट कौन सा है? वो आपकी जो मैनेजर्स हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल लेवल्स हैं। मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग पे थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर जो तीसरा सवाल है वो लिखा हुआ है ड्रॉ रिसर्च फ्रेमवर्क डायग्राम ऑफ योर रिसर्च, यानी इन्हीं वेरिएबल्स को आपस में लिंक कर दें डब्बे बना के, वेरिएबल्स के नाम के और एरोज से। तो इस जिस रिसर्च की मैंने बात की, इसमें एक डब्बे में लिखा होगा स्ट्रेस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, और ये राइट साइड पे होगा, और जो लेफ्ट साइड पे होगा इसमें लिखा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सीनियर मैनेजर्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स में से एक एरो निकल के स्ट्रेस लेवल्स में जा रहा होगा, तो ये रिसर्च डायग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव कंसेप्शनल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ योर वेरिएबल्स। तो एक है स्ट्रेस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज और एक है कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ मैनेजर्स। तो इनकी एज अ कॉन्सेप्ट आप क्या समझते हैं? स्ट्रेस लेवल ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? तो प्रॉब्ली आप बताएंगे कि जब आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा माहौल मिले कि आप अपना काम अच्छी तरह कर सके, तो या ना कर सके। तो ये इससे डिफाइन होता है कि आपका दफ्तर में स्ट्रेस लेवल कितना है। या आप शायद ये डिफाइन करना चाहें कि जब आप घर वापस आते हैं तो आप दफ्तर का कितना काम लेके आते हैं, या आपके दिमाग में दफ्तर की कितनी सोच होती है। बेसिकली आप पढ़ेंगे इंटरनेट पे कि स्ट्रेस लेवल क्या होता है, तो वहां से आप कोई कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बनाएंगे, इसी तरह दूसरे की भी। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है कि आप उसमें आप बता रहे होते हैं कि आप मेजर कैसे करेंगे इस चीज को। तो वहां पे आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है। वहां पे आप कहेंगे कि फॉर द पर्पज ऑफ माय रिसर्च, इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन ये है कि मैं मेरी मेंटल वेल बीइंग कितनी है, और वो ये वाला फलाना टेस्ट है मेंटल वेल बीइंग का, जिसके अंदर 10 12 15 सवाल है, वो मैं सब रिस्पोंडेंट्स से पूछूंगा। और जो जो रिस्पोंडेंट्स उसमें 70 से ऊपर स्कोर करेंगे उनको मैं कहूंगा कि इनकी स्ट्रेस लेवल्स कम है। जो कम स्कोर करेंगे उनके स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। इसी तरह स्किल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल लेवल ऑफ सीनियर मैनेजर्स को आप डिफाइन करेंगे कॉन्सेप्चुअली, वो जैसे भी आप करना चाहते हैं, लिटरेचर पढ़ के करेंगे करेंगे।
और ऑपरेशनल डेफिनेशन में आप स्पेसिफिकली बताएंगे कि मेरे पर्पस के लिए इसकी डेफिनेशन ये है कि वो हफ्ते में कितनी बार बात करता है। यानी आप 3-4 स्केल बना सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैं उन्हीं एम्प्लॉइज से पूछूंगा कि हाउ वेल, आप 1 से 5 पे रैंक करें अपने मैनेजर की एम्प्लॉई स्किल को, कम्युनिकेशन स्किल को, सॉरी। और जिसके 4 से ज्यादा होंगे उनको मैं कहूंगा उनकी स्किल अच्छी है, जिसके 4 से कम होंगे, 3 और या उससे कम होंगे, मैं कहूंगा उसकी स्किल खराब है। तो आप देखें कि इन दोनों में फर्क ये है कि एक तरफ आप उसकी थ्योरेटिकल या जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, और जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है वो दैट इज द डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ आर रिसर्च, स्पेसिफिकली कि हम उसको मेजर कैसे करेंगे। और आखिरी जो है सवाल है उसमें लिखा हुआ है स्टेट योर हाइपोथेसिस फॉर ईच रिलेशनशिप इन द रिसर्च फ्रेमवर्क डायग्राम। तो जो आपका, मैं आपको कोई जस्ट क्योंकि आप लोगों ने ये सवाल पूछा है तो मैं कोई रिसर्च फ्रेमवर्क डायग्राम भी खोल लेता हूँ और वो भी आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का होता है। दो काफी दफा उसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे अम, तो ये इस तरह के डायग्राम को रिसर्च फ्रेमवर्क डायग्राम, या इसके बहुत सारे नाम होते हैं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डायग्राम, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डायग्राम, बहुत सारी चीजें। तो आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि सबको नजर आ रही है ये वाली स्क्रीन? जी सर, आ रही है सर। जी ये नजर आ रही है आपका सर। जी चौथा या आखिरी सवाल का जवाब इस तरह की एक डायग्राम होगी। इसमें आप देखें तो ये जो सबसे आखिर वाला होता है नॉर्मली ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो डायरेक्टली इसमें लग रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यानी फाइनेंशियल बैरियर जो है वो इंडिपेंडेंट है और सस्टेनिंग बिजनेस डिपेंडेंट है, और फाइनेंशियल के लिए ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं और इन दोनों के लिए फाइनेंशियल डिपेंडेंट है। ये जरा मुश्किल डायग्राम इसलिए है कि ये पीएचडी रिसर्च है, उसमें बहुत सारी चीजें पता करनी थी, तो ये मुश्किल डायग्राम है। और ये जो टेक्सटाइल सब सेक्टर टाइप है ये बेसिकली मॉडरेटिंग वेरिएबल है। ये मॉडरेटिंग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये है कि फाइनेंशियल बैरियर्स जो है वो उसका एक रिश्ता है सस्टेनिंग बिजनेस से, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप टेक्सटाइल सब सेक्टर में किस सेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर आप ये ड्रेपरीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे फाइनेंशियल बैरियर कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं और वो ऑलरेडी सरमायादार लोग होते हैं। लेकिन अगर आप एसएमईज की बात कर रहे हैं जहाँ पे हाथों से खवातीन बुनती हैं कपड़े, तो वहां पे ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि उनके पास सरमाया कम होता है। फाइनेंशियल बैरियर बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि सरमाया कम होता है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि टेक्सटाइल सब सेक्टर जब चेंज होता है तो वो इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप को कमजोर या मजबूत कर देता है। इस चीज को कहते हैं कि ये मॉडरेट कर रहा है। और अ, इसी तरह ये नीचे एक और करेक्ट वेरिएबल है ऑर्गेनिज्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये इंसान के मुख्तलिफ जो एज, एजुकेशन, लोकेशन, जेंडर वगैरह इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनको ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। तो इससे भी फाइनेंशियल बैरियर वो कैसे परसीव करता है कि फाइनेंशियल बैरियर क्या चीज होता है, तो ये वाली चीज भी उसको मॉडरेट करती है। तो ये 4 सवाल है आपके मिड टर्म सॉरी असाइनमेंट 3 के। तो मुझे बताएं आप लोग का मजीद कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे बताएं। मैं असाइनमेंट 3 को भी खोल लेता हूँ। असाइनमेंट 3 आ गई। जी बोले यासिर बोले। अच्छा सर जी यासिर बोले। अच्छा सर, जो डायग्राम सर, जो रिसर्च डायग्राम जो आपने एक्सप्लेन किए सर, इसमें सर मॉडरेटिंग के साथ एक मीडिएटिंग वेरिएबल भी होता है। ये दोनों क्या सेम होते हैं सर, या मतलब इनमें कोई डिफरेंस होता है सर? हाँ, इसका सेकंड। आप लोगों ने मिड टर्म में जवाब दिया था, तो ज्यादातर लोगों का जवाब ठीक था। तो कोई और बताना चाहेगा जी क्या होते हैं ये? जी सर, मीडिएटिंग वेरिएबल जो है ना सर सॉरी मीडिएटिंग वेरिएबल जो है ना सर, वो बेसिकली लिंक होता है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड
डिपेंडेंट वेरिएबल, बेसिकली रिलेशनशिप को मीडिएट कर रहा होता है वो। अच्छा, ये है बेसिकली ये सिमेंटिक्स ही हैं। बस फर्क ये होता है कि जो वेरिएबल जिसकी वजह से रिलेशनशिप बढ़ता या कम होता है उसको मॉडरेटर कहते हैं, मॉडरेटर। ठीक है, और हालांकि शायद उसको मीडिएटर कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल रिसर्च में उसको मॉडरेटर कहते हैं। वो वेरिएबल जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का रिश्ता कमजोर या स्ट्रांग होता रहता है उसको मॉडरेटर कहते हैं। और मीडिएटर जो है वो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा होता है जिसके थ्रू ये रिलेशनशिप चल रहा है। यानी वो बता रहा होता है कि ये इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी एक से दूसरी की तरफ भी जा रहा है या दूसरे से पहले की तरफ भी, यानी ये 2 वे रिलेशनशिप है, 1 वे रिलेशनशिप है। तो बेसिकली ये समझ लें कि एरो जो है ना वो एक इट इज द यानी सिर्फ एक तीर जो बना हुआ है, इट इज द मोस्ट सिंपल पार्ट ऑफ अ मीडिएटर, मोस्ट सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ मीडिएटर। फिर हो सकता है कि डिटेल में भी आप बताना चाहें कि रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि ये जो हमने पहले बात की ना कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉयज की स्ट्रेस लेवल्स का और आप मैनेजर की कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रिश्ता है, तो आप सीधा अगर एरो भी लगा दें कि एम्प्लॉय की जो स्ट्रेस है उसके अंदर एक एरो जा रहा हो फ्रॉम आपका कम्युनिकेशन लेवल, तो आप कह सकते हैं कि एरो मीडिएशन शो कर रहा है। लेकिन हो सकता है आप बताना चाहें कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है दे कॉज रिडक्शन इन एंगेजमेंट, यानी वो बात ही कम करता है। और आप एक और डब्बा बना दें जहाँ पे आप लिखें रिडक्शन इन एंगेजमेंट, और वहां से एक डब्बा जा रहा हो स्ट्रेस लेवल्स में। तो आप बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम होती है वो बात कम करता है, एंगेज कम करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ये मीडिएटर होगा। जी कमरान बोले। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपका जो इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर भी हमने डिफाइन करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटर और मॉडरेटर, उसको फर्स्ट पार्ट में। और जो अभी आप फोर्थ पार्ट है उसमें अभी आप बता रहे हैं कि इन जो चारों जो आप वेरिएबल्स हैं उनको हम एक डायग्राम डायग्राफ की शक्ल में। जी में शो कर देंगे सर। जी। तो ये बेसिकली बड़ा आसान सी सवाल है। नहीं जो नंबर 4 है ना, सर वो मैंने अभी बताना है, वो अभी प्रेजेंटेशन में बताना है मैंने आपको। ये मैंने जो आपको बताया ये 1 और 3 है। जी ठीक है सर, ये जो वेरिएबल्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो 1 और 3 है सर। ये 1 है, ग्राफिकल 1 है, सॉरी 3 है, वर्बल या डिस्क्रिप्टिव 1 है, और उनको डिफाइन करना 2 है। यानी जी बेसिकली राइट आपकी बड़ी सर। छोटी सी आपकी ये असाइनमेंट होगी। पहला का आप ज्यादा से ज्यादा आपके 2-3 वेरिएबल होंगे तो आप उनके नाम लिख के आगे बता देंगे ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या जो भी है। तो ये एक सवाल पूरा हो जाएगा। दूसरे में आप उसको उन तीनों को, चारों को डिफाइन कर देंगे तो वो दूसरा पूरा हो जाएगा, और फिर उसकी डायग्राम बना देंगे तो तीसरा भी पूरा हो जाएगा। जी यासिर, कमरान। सर काइंडली ये जो अभी आपने एग्जांपल दी थी उसके साथ जो कंसेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशन जो वेरिएबल्स के हैं, अगर उनको आप एक दफा बयान कर देंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा हमें थोड़ा लिखने में। हाँ हाँ हाँ, मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मैं यहाँ पे, आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है ना। जी सर। तो ये मेरे पास हो गया। ये एक था कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ मैनेजर्स, और दूसरा था स्ट्रेस लेवल्स इन एम्प्लॉइज। ठीक है जी। सर
इसकी अब कम्युनिकेशन स्किल ऑफ मैनेजर जो है ना, ये आप इसको गूगल पे या किसी भी किताब में सर्च करेंगे तो आपको कोई डेफिनेशन मिलेगी उसकी ना, जो प्रॉब्ली उसका बता रहा होगा कितना एंगेज होता है, वो कितना इनवाइट करता है, किस सोशल उसमें जाता है, मॉर्निंग ब्रीफ करता है, बहुत सारी कोई ना कोई चीजें होंगी। तो वो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इसको मैं कहूँगा कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट है क्या एंगेजमेंट का, तो ये एक जनरल अंडरस्टूड डेफिनेशन होगी इसकी, ठीक है। और जो ऑपरेशनल होगी वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड होगी, यानी आप इसको कैसे ऑपरेशनलाइज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। इन अदर वर्ड्स आप इसको मेजर कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि फॉर द पर्पस ऑफ माय रिसर्च द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो वो इज रैंकिंग ऑन अ लिकर्ट स्केल from 1 to 5 या A to E, 1 being lowest and 5 being the highest. मेरे लिए filled by as scored by the employee or subordinate of the manager. तो यहाँ पे आप बेसिकली ये बता रहे हैं कि मेरी नजर में ये इस सवाल के जवाब को मैं कहूँगा कि ये उसकी कम्युनिकेशन स्किल है। बेसिकली इसको आप ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं उस, ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमेशा ये लिकर्ट स्केल नहीं होता। हो सकता है कि आप कहें कि मैं नंबर ऑफ टाइम्स अ मैनेजर, एवरेज नंबर ऑफ टाइम अ मैनेजर स्पीक्स टू एन एम्प्लॉई इन 1 वीक, मैं उसको कहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल। आप कुछ भी कह सकते हैं, बेसिकली आप उसमें बता रहे होते हैं कि मैं इसको मेजर कैसे करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। यासिर आप कुछ पूछ रहे थे? सर थैंक यू सर, बस उन्हें फर्स्ट क्वेश्चन का ही मैं क्लैरिफाई करना, क्योंकि वो बेसिकली वेरिएबल सर वो अभी आपने बता दिया सर कि एक ही वेरिएबल जो आपने इंडिपेंडेंट सेलेक्ट किया हुआ है उसी के हिसाब से वर्किंग करनी है। बस मेरा क्वेश्चन सर बेसिकली यही था कि वेरिएबल्स तो काफ़ी सारे होते हैं सर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स काफ़ी सारे जो है ना वो डिपेंडेंट को इफेक्ट कर रहे होते हैं सर। तो वो मैंने पूछा ये था कि क्या सारे लिस्ट डाउन करके उनमें से जो हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है उसको मेंशन करें, या सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप सिंपल रखे तो अच्छी बात है, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपकी अपनी रिसर्च का एक चीज होती है स्कोप। आप लोगों ने सुना होगा ना मेरे टॉपिक का, ये रिसर्च का ये स्कोप है। उसमें बेसिकली आप लिमिट करते हैं अपने आप को कि मेरे लिए बस ये 2-3 वेरिएबल्स मेरे रिसर्च में होंगे क्योंकि मैं इनको मेजर करूंगा। तो ऐसी किसी चीज को मत लिखें जिसको आप मेजर नहीं करेंगे। जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी रिसर्च कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो हम अब वापस आ जाते हैं सवाल नंबर 4 में क्या चीजें हैं वो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल है कहीं से हमारी प्रेजेंटेशन से बंद कर देते हैं। अच्छा जी, और चौथा चौथा सवाल है कि आप अपनी हाइपोथेसिस बताएं। तो आपने जो डायग्राम बनाया, अपनी रिसर्च फ्रेमवर्क का डायग्राम, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का डायग्राम, जो भी हो आप उसको नाम देते हैं, तो उसमें जो एक रिलेशनशिप है यानी एक एरो, वो एक हाइपोथेसिस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ उसमें आपकी हाइपोथेसिस है कि lack of communication skill of managers increases stress levels in employees। ये मेरी हाइपोथेसिस है। इसको अगर मैं नल हाइपोथेसिस की शक्ल में स्टेट करूंगा तो मैं कहूंगा कि this does not increase the stress level of employees, और उसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिखूंगा कि H नॉट इज इक्वल टू, अब ये म्यू, ये इसके लिए ना आपको ये इस लेक्चर को दोबारा थोड़ा देखना पड़ेगा। ये अगेन थोड़ा सा चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है। म्यू से मतलब ये मिल रहा है कि मैं जो चीज मेजर करूंगा, यानी जो मैंने ऑपरेशनलाइज की अपनी डेफिनेशन,
स्ट्रेस लेवल की या जिस चीज की वो भी मैं मेजर कर रहा हूँ उसका मीन लूंगा मैं। म्यू का मतलब होता है मीन। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मीन जो मैं वो जो मैंने 1 to 5 कहा था ना कि लिकट लेवल पे, लिकट स्केल पे मैं 1 to 5 मेजर करूंगा, तो उसका जो मीन होगा वो इट विल नॉट बी ग्रेटर देन 3। इसका मतलब है कि लोगों जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो 3 से ज्यादा नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स वो रिलेशनशिप होगा ही नहीं। तो ये आपको लेक्चर देख के ना थोड़ा सा चूज, ये मैथमेटिकल इक्वेशन वहां से समझनी पड़ेगी। ये मैंने पिछली दफा Q&A में भी हमने इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन की थी, और वीडियो लेक्चर में भी काफी डिटेल में डिस्कशन है कि बेसिकली आप मैथमेटिकली बताते हैं कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उस केस में अब हमने जो एग्जांपल ली है उसमें जहां लिकट स्केल पे जवाब 4 या 5 होगा, यानी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो वहां पे स्ट्रेस लेवल्स नहीं होंगे, क्योंकि हमने हाइपोथेसाइज किया हुआ है कि जब कम्युनिकेशन स्किल बुरी होती है तो स्ट्रेस लेवल होते हैं, अच्छी होती है तो स्ट्रेस लेवल नहीं होते। तो इसका मतलब है कि जब भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, लिकट स्केल पे जवाब 4 या 5 आ रहा होगा, तो इसका मतलब है स्ट्रेस लेवल्स लो होंगे। तो हमारी नल हाइपोथेसिस या इस तरफ को रिफ्लेक्ट कर सकती है कि लिकट स्केल पे हमेशा 4 से 5 आ रहा होगा जब उधर आगे लो आ रहा होगा, या ऑपोजिट कर सकती है कि यहाँ 3 आ रहा होगा तो वहां पे स्ट्रेस लेवल्स एज मेजर्ड बाय मे बी एब्सेंटीइज्म, शायद आप लेना चाहे, कुछ भी लेना चाहे। तो एब्सेंटीइज्म जो है वो 20% से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे आप लिखेंगे म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 20%। हमेशा यहाँ एम्प्लॉइज जो है उनका एब्सेंटीइज्म 20% से कम है, इसका मतलब है वो स्ट्रेस में नहीं है। यानी डिफाइन आपने खुद करना है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेजर आप कैसे करेंगे। इसी तरह यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है। यहाँ से आज का सेशन शुरू होता है अल्फा लेवल से। अल्फा लेवल अगेन ये कॉन्सेप्ट जरा रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको और से समझना पड़ेगा आपको। अल्फा लेवल का मतलब ये होता है कि मैं कौन से लेवल पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा, यानी वो मुझे जवाब फॉर एग्जांपल फिलहाल हम लिकट स्केल की बात कर देते हैं, और बल्कि हम एब्सेंटीइज्म की बात करते हैं। तो मैं 20 दिन 20% एब्सेंट रहने वाले बंदे को स्ट्रेस्ड कहूंगा, या 15% वाले को कहूंगा, या 25% वाले को कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं सवाल पूछता हूँ पार्टिसिपेंट से कि आप किसको कहेंगे वो बंदा स्ट्रेस्ड आउट है, जो 100 में से 15 दिन गायब रहता है, 20 दिन रहता है, या 25 दिन रहता है। तो प्रोबेबली आप सब अ, कई आपको ये 3 ऑप्शंस दी जाएं तो आप शायद 15 और 20 के दरमियान कोई फिगर देंगे। लेकिन अगर आप अब ये आपने अपना अल्फा लेवल रख लिया 0.15 15 रखा आपने, लेकिन फर्ज करें मैं आपसे कहूंगा, एक और सवाल पूछता हूँ कि वो कौन सा लेवल है 100 फ्लाइट्स में से, फ्लाइट्स गिरने का, कि जिसमें आप कहेंगे कि सेफ्टी लेवल कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए। तो आप कहेंगे मैं एक भी नहीं गिरने दूंगा, मैं 0 और 1 के दरमियान रखूंगा, और वहां पे आप 0.001 रखेंगे अपना अल्फा लेवल, यानी एक एक फ्लाइट को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। अब आप इन दोनों में फर्क देख रहे हैं कि वहां पे पहले केस में लेवल ऊपर नीचे होने से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, किसी की जान नहीं जा रही, कोई सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, कोई बिलियंस का नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन दूसरे सवाल में वो इतना सीरियस इशू है कि आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं एक ही जवाब आ गया तो वो खतरनाक है, वो भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि खैर 15 से 20 भी जवाब आ गया तो काम चल जाएगा। तो अल्फा लेवल्स जो है वो रिसर्चर खुद डिफाइन करता है। वो बताता है कि ये रिलेशनशिप कितना क्रिटिकल है, और मैं किस लेवल पे आके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा, और मैं कहूंगा नहीं, स्ट्रेस लेवल एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस लेवल से लोग खुदकुशियां करना शुरू कर दें, तो फिर आप बिल्कुल नीचे ले जाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, जो बंदा 2 दिन भी गायब होगा ना, मैं आई वुड लाइक टू एग्जामिन कि उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि आगे इंसान की जान जा रही है। तो अल्फा लेवल फिर आपने डिसाइड करना होता है कि वो रिजल्ट्स का वो कौन सा लेवल है जिसपे मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा। मैं कहूंगा नो, दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स। 15 वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं कि नहीं इसमें स्ट्रेस नहीं है, मैं कहूंगा नहीं, स्ट्रेस जनरेट हो रही है। तो ये अल्फा लेवल का कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा जी। अब हाइपोथेसिस जो होती है ना,
आपकी आपने हमेशा अपनी स्टडी को थ्योरी में ग्राउंड करना होता है। यानी आपने बताना होता है कि ये, जैसा जो हमने लिटरेचर रिव्यू इतना करते रहे, उस सारे का मकसद ये होता है कि आपने बताना होता है कि ये देखें, अमेरिका में ये रिसर्च हुई थी, इसमें ये वेरिएबल्स थे, मैंने भी यही रखे, उधर जवाब 25 आया था, देखिए मेरा जवाब 23 है। तो मेरी कंट्रीब्यूशन टू द रिसर्च कम्युनिटी ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका में वो इन रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथ में फर्क है। पाकिस्तान में लोग ज्यादा जज्बाती हैं, जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, अमेरिका में कम जज्बाती हैं, बहुत देर से स्ट्रेस लेते हैं। तो ये फिर आपकी एक नॉवल कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स रिसर्च। तो इस चीज को यानी कि और रिसर्चेस से रिलेट करके अपने रिजल्ट्स पेश करना और फिर उसी तरह से रिसर्च कम्युनिटी को देना, इसको हम कहते हैं हमने थ्योरी में ग्राउंड किया अपने काम को। यानी वी स्टार्टेड विद थ्योरी एंड वी एडेड टू इट, इसको कहते हैं ग्राउंडिंग इन थ्योरी। तो आपकी हमेशा जो रिसर्च होती है वो स्टेटिस्टिकली लाइकली भी होती है और ग्राउंडेड इन थ्योरी भी होती है। यानी आपने जो हाइपोथेसिस सिलेक्ट की वो ऑलरेडी देयर वर रीजंस फॉर इट्स सिलेक्शन, यानी स्टेटिस्टिकली लाइकली, और ग्राउंडेड इन थ्योरी, आपने उसके लिए थ्योरी पढ़ के उससे भी उसको रिलेट किया था। जनरली जो एमएस की रिसर्च होती है, मास्टर्स की, उसमें सुपरवाइजर्स ग्राउंडेड इन थ्योरी को वेव ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग जनरली अपने लाइफ के, अपने ऑफिस के प्रॉब्लम्स को पे रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन जो पीएचडी लेवल की रिसर्च होती है उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग इन थ्योरी भी चाहिए होती है, स्टेटिस्टिकल लाइकलीहुड के साथ साथ। तो अगर आप स्टेटिस्टिकली लाइकली और ग्राउंडेड इन थ्योरी को जमा करें तो ये उसी तरह बनता है कि आप कहते हैं कि हर बंदा इनोसेंट होता है अंटिल प्रूवन गिल्टी इन द केस ऑफ कोर्ट्स थिंकिंग। साथ साथ मोटिव भी नहीं है उसका, यानी ये बंदा गिल्टी भी नहीं है, साथ मोटिव भी नहीं है। लेकिन अगर मोटिव आ गया फिर आप इनोसेंट अंटिल प्रूवन को और डिटेल में देखना शुरू कर देते हैं। तो ये दो चीजें बिल्कुल उसी तरह काम करती हैं जिस तरह अदालत में आप सोचते हैं कि नहीं नहीं इस पे मैं इल्जाम नहीं लगाता, और साथ साथ मैं इसलिए भी नहीं लगा रहा क्योंकि इसके पास मोटिव भी नहीं है, इसको उस कत्ल करने की क्या जरूरत है, इसका तो कोई रिश्ता ही नहीं है वहां से। लेकिन अगर पता चल जाए कि इसकी वहां पे जायदाद थी और उस बंदे के साथ शेयर किया हुआ था इसने, फिर जो है आप कहते हैं कि नहीं अब मैं इसको इनोसेंट नहीं समझूंगा, देयर इज अ मोटिव, अब मैं रिसर्च को एक और एंगल से देखूंगा। तो इसी तरह अगर आप थ्योरी में ग्राउंड कर दें किसी चीज को तो आप उसकी स्टेटिस्टिकल लाइकलीहुड के लेवल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने अमेरिका में देख लिया कि अमेरिका में लोग नहीं बर्दाश्त करते, फर्ज करें वो बहुत बर्दाश्त करते लेकिन फर्ज करें नहीं बर्दाश्त करते ड्रग्स की अब्यूज। तो अब मैं रिसर्च करते हुए स्टेटिस्टिकल लाइकलीहुड में इसकी इसकी एक्सेप्टेंस अल्फा लेवल वगैरह बहुत लो रखूंगा, क्योंकि ये चीज सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं होती। यानी लो रखना स्टेटिस्टिकली लाइकली अल्फा लेवल की बात हो रही है, ग्राउंडेड इन थ्योरी बात हो रही है, सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं हो रही। सो एंड सो रिसर्च बताती है कि सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं होता। तो ये दो चीजें रिसर्च में साथ साथ चलती हैं। यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी की थोड़ी सी डिटेल है, ये इसमें मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आप लोगों के जो हम कर रहे हैं रिसर्च टॉपिक जिस तरह चल रहा है, तो आप लोगों के पास डेटा इकट्ठे करने का टाइम नहीं होगा, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन स्टिल बड़ी बड़ी बात आपको बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी कहते हैं इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी एक कॉइन टॉस किया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दो ही हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। और इवेंट्स का मतलब है कितनी बार टॉस किया, यानी 15 बार टॉस किया, दो ऑप्शंस हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7.5। 15 divided by 2 is equal to 7.5. So there's 7.5 probability for heads, 7.5 for tails. सिंपल एक ही कॉइन है तो एक हेड एक टेल, और एक ही टॉस है तो 1 divided by 2 is equal to 2। डाइस में 1/6 हो जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा 15 टॉस किए तो 7.5 हो जाएगा। डाइस में 1/6 इसलिए होगा कि एक निकलता है, दो निकलता है, तीन निकलता है, चार निकलता है, पांच निकलता है, छह निकलता है। 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इवेंट एक है टॉस करने का, तो 1/6 हो गया। अब
यहाँ से आपको थोड़ी इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी से और हाइपोथेसिस से रिलेट करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एक दोस्त है, आपकी एक दोस्त है, वो कहती है कि मैं हमेशा सही प्रिडिक्ट करती हूँ कि कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा। आप वो कहती है तुम 10 दफा टॉस कर लो, देख लो, मैं हमेशा मेरा जवाब सही आएगा। अब आपसे सवाल ये है कि आप 10/10 होगा तो उसकी बात को ठीक मानेंगे, या 9/10 पे मान लेंगे, या 8/10 पे मान लेंगे? कब आप मानेंगे कि वो हमेशा ठीक जवाब देती है? क्योंकि थोड़ी बहुत आप तो एरर हर चीज में हो जाता है ना, तो आप किस वक्त मानेंगे कि वो ठीक जवाब देती है? 6 सही करने पे, 7 सही करने पे? यानी उसने अगर 5 ठीक किए तो जाहिर है उस पर तो आप नहीं मानेंगे ना, वो तो आप कहेंगे कि तो वैसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी 5 थी, 5 बार हेड आ रहा था, 5 बार टेल आ रहा था, तो जो भी तुम बता रही हो 5 बार तो वैसे ही आ जाता है। तो 6 पे आपको शक होना शुरू होगा कि नहीं नहीं यार ये शायद ठीक बात कह रही है। 7 पे आप कहेंगे नहीं यार वाकई ठीक कह रही थी। 8 पे आप कहेंगे यार ये तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट सही है इसकी बात। 9 पे आप कहेंगे ये तो कोई पीरनी टाइप है भाई, इसके पास तो अल्लाह ताला की कोई खास स्किल्स हैं जिसकी वजह से। और 10 पे आप कहेंगे बस ये नया पैगंबर आ गया दुनिया में, अब तो ये हर बात ठीक करता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो जो प्रोबेबिलिटी, जो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी है उससे कोई चीज दूर होती जाती है, तो कैसे फिर आप उसको स्टैटिस्टिकल थ्योरी से लिंक नहीं करते और उसमें आप हाइपोथेसिस अपनी चेंज करते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड्स। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/2। 2 ऑप्शंस हैं और एक टॉस है। एक के केस में यहाँ पे 10 हैं तो 10/2 हो गया, 5 होगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी वो 5 बार ठीक प्रिडिक्ट करेगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? 2 है, 10 बार करने में 20 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 9 और मोर हेड्स इन अ सीरीज ऑफ 10 ट्रूली रैंडम कॉइन टॉसेस? कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 9 बार वो ठीक बता देगी? तो अब आप अगर उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो वो लेवल बहुत कम आएगा प्रोबेबिलिटी का, कि बहुत कम चांस है कि 9 में से। अब इसमें एक दो बहुत अच्छी किताबें, आप लोग जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी को प्रैक्टिस में समझना चाहते हैं ना, क्योंकि वैसे तो ये मैथमेटिकली बड़ी बोरिंग हो जाती है, तो ये नसीम निकोलस तालिब की किताब है फूल्ड बाय रैंडमनेस। फूल्ड बाय रैंडमनेस, निकोलस नसीम तालिब, बड़े मशहूर ये लेबनीज ज्यू है, अमेरिका में रहते हैं। एक्सीलेंट बुक। और एक और किताब है ड्रंकर्ड्स वॉक, यानी शराबी की चाल, ड्रंकर्ड्स वॉक। ये मिलाडनो MLADNOW ऐसे करके नाम है। वो ज़्यादा आसान लैंग्वेज में है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको वो प्रैक्टिकली बहुत से एग्जांपल्स किताब में करके बताता है। इनकी दोनों की शायद ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो उनको पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद आखिर में लिखा है व्हेन विल यू एक्सेप्ट द क्लेम, जैसे मैंने बात की थोड़ी देर पहले, कि आप 6, 7, 8 किस पे कहेंगे कि वो ठीक कह रही है, सही प्रिडिक्ट करती है वो ज्यादातर। एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ चीटिंग हियर? ये सारी चीजें आप जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक लॉजिक है इन्फ्रेंशियल टेस्ट्स की, कि रिसर्चर सबसे पहले he or she makes a set of observations, यानी डेटा कलेक्ट करता है। Observations are compared with what we expect to observe। अब गौर कीजिएगा, what we expect to observe if nothing unusual were happening in the experiment। यानी ना वो चीटिंग कर रही है और ना उसके पास कोई पैगंबराना सलाहियतें हैं। तो what do we expect to ऑब्जर्व? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 बार हेड आएगा, 5 बार